हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने है वो एलपीएम में लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है, उसकी अपने है वो क्लासेस चल रही है। अपना एक पार्ट है इसका आ गया था और दूसरा पार्ट है वो आज आ जाएगा, और आज इसी पार्ट के अंदर अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो वन शॉट क्लास सीरीज चल रही है उसके प्ले लिस्ट में जाओगे तो आप सभी सब्जेक्ट अपने जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट चलती है, उन सभी 6 सब्जेक्ट की वन शॉट क्लासेज है अपलोड की हुई है। वहाँ जाके आप इनको है वो आसानी से देख सकते हैं और अपने एग्जाम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपन जो लेके आए हैं एलपीएम का वो सेकंड पार्ट है वो लेके आए हैं। इसकी फर्स्ट क्लास है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, उसको भी आप है वो देख लीजिए। उनका लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप जिस प्ले लिस्ट में इस क्लास को देख रहे हो उसी प्ले लिस्ट में वन शॉट जो क्लासेज की सीरीज की अपने प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको है सारी क्लासेज है सब्जेक्ट वाइज आपको है अपने 6 सेमेस्टर की है वन शॉट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटों के अंदर है अपना संपूर्ण सिलेबस है वो कवर किया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। उससे पहले अपना आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। इस दुनिया में तुम्हें कुछ सब कुछ मिल सकता है, बस पाने की जिद होनी चाहिए। क्या है कि इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर, बस तुम्हें है वो पाने की है वो जिद होनी चाहिए। तो आज अपन बात करते हैं कि आज की अपने जो क्लास होने वाली है एलपीएम की, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। अगर मैं अपने आज की क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो जो सामान्य लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है और पोल्ट्री मैनेजमेंट, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अपने पिछली क्लास के अंदर पशुओं में प्रजनन पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? पशुओं के अंदर जो प्रजनन होता है, प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। पूरे जनन पशुओं में जनन तंत्र पढ़ लिया था, नर जनन तंत्र पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया, प्रजनन की विधियां पढ़ ली, प्रजनन के कौन कौन से सिद्धांत है उनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। उसके अलावा पशुओं का अपने आवास पढ़ लिया था। किसका पढ़ लिया था? आवास मैनेजमेंट पढ़ लिया था। पशुओं का आहार मैनेजमेंट पढ़ लिया था। पशुओं के साथ में अपन ने पोल्ट्री का भी आवास मैनेजमेंट और आहार मैनेजमेंट है वो पढ़ लिया था। उसके अलावा और अपन बात करें कि और अपन ने क्या चर्चा की थी, तो अपन ने सामान्य जानकारी ली थी। उसके अलावा और अपन बात करें तो जनरल जानकारी होती है अपनी, जो सामान्य जानकारी होती है पशुओं से रिलेटेड, उन सब के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। अपन ने अंडे की संरचना देख ली थी, काफ मैनेजमेंट के बारे में देख लिया था, पशुओं के अंदर गर्भकाल कितना होता है, मध्यकाल कितना होता है, उन सब के बारे में अपन ने वो बात कर ली थी। आज की क्लास के अंदर जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्रीड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपने जो सिलेबस के अंदर नस्लें है वो गाय की नस्लें दी हुई है। उसके अलावा अपन बात करें तो भैंस की नस्लें हैं अपने सिलेबस के अंदर, भेड़ की नस्लें दी हुई है सिलेबस के अंदर, बकरी की नस्लें दी हुई है सिलेबस के अंदर, और एक है सुअर की नस्लें। किसकी नस्लें है स्टूडेंट्स? सुअर की नस्लें। तो अपन इन जानवरों की है वो नस्लें पढ़ेंगे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की है वो नस्लें भेड़, बकरी, सुअर की है वो नस्लें पढ़ेंगे। उसके अलावा जो अपनी पोल्ट्री है, पोल्ट्री के भी है वो अपन इम्पोर्टेंट नस्लों के बारे में वो चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ में इन सब के अंदर जो रोग होते हैं पशुओं के अंदर, क्या होते हैं पशुओं के अंदर जो डिजीज होती है, एनिमल डिजीज, उन एनिमल डिजीज के बारे में बात करेंगे। एनिमल डिजीज की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके क्या कौन से अंग प्रभावित होते हैं, उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन सी औषधि है वो देनी चाहिए, उसके सामान्य लक्षण क्या है, उन सब के बारे में अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। उसके अलावा मैं और बात करूँ स्टूडेंट्स तो अपने वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, यानी कि टीकाकरण पढ़ेंगे। टीकाकरण, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन पशुओं के अंदर लाइव स्टॉक है, इनके अंदर टीकाकरण पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। और पोल्ट्री के अंदर टीकाकरण पढ़ेंगे कि कौन सा टीका कब दिया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में देते हैं, कौन से रोग के लिए कौन सा टीका लगाना उचित होता है, उन सब के बारे में अपन वो चर्चा करने वाले हैं। आज अपन पहले पढ़ेंगे गाय की नस्लों के बारे में। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? आज अपन एक काऊ ब्रीड्स की बात करेंगे, गाय की नस्लों के अंदर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी गाय की नस्लों को। आज के अपने जो पढ़ेंगे गाय की नस्लों के बारे में। किसकी नस्लों की बात करेंगे? गाय की नस्लों की बात करेंगे। और गाय और भैंस का औसत दूध काल कितना होता है? 300 दिन का होता है। अगर मैं बात करूं औसत दूध काल की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? औसत एवरेज मिल्क पीरियड की बात करूं, औसत दूध काल की बात करूं, तो गाय और भैंस के अंदर औसत दूध काल कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? गाय और भैंस के अंदर औसत दूध काल होता है वो 300 दिन का होता है। कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? गाय और भैंस के अंदर औसत दूध काल होता है वो 300 दिन का होता है। उसके अलावा और अपन बात करें
तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। कहाँ है स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा के अंदर है। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है वो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। उसके अलावा अपन बात करें कि भारत में जो गायें हैं, गायों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो भारत के अंदर गायों की मान्यता प्राप्त नस्ल 52 है। कितनी है स्टूडेंट्स? भारत के अंदर गायों की मान्यता प्राप्त नस्ल है वो 52 है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के अनुसार। अब अपन बात करते हैं आगे, गाय और भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता है? कैटलॉग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कैटलॉग कहलाता है। गायों को दो भागों में बांटा गया, देसी गाय या भारतीय गाय, और दूसरी होती है वो होती है विदेशी गाय। जो देसी गाय होती है इनको यूरोपीय देशों में जेबू गाय तथा अमेरिकन में टी कप काऊ कहते हैं। यूरोपियन देशों में इसको किस नाम से जानते हैं? जेबू गाय के नाम से जानते हैं। जो देसी नस्लें होती है इनको यूरोपियन देशों में जेबू गाय के नाम से जानते हैं, और अमेरिका में है वो टी कप काऊ के नाम से जानते हैं। टी कप काऊ किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? टी कप काऊ के नाम से है वो जानते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला है वैज्ञानिक नाम, बॉस इंडिकस है। क्या है? गाय का जो देसी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। अगर मैं उसके जूलॉजिकल नाम की बात करूं, बॉस इंडिकस है। क्या है स्टूडेंट्स? जो अपनी देसी गाय है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम की बात करें तो अपना गाय का है वो बॉस इंडिकस है। बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम की बात करें, किसकी बात करें? जो जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम की बात करें तो बॉस इंडिकस है। इसमें कुबड़ उपस्थित होती है। गाय का कोल अपन ने कल ही बात की थी कि गाय का कोल होता है स्टूडेंट्स वो बोविडी होता है। कौन सा होता है? गाय का कोल होता है वो बोविडी होता है, बोविडी। उसके अलावा अब अपन बात करते हैं विदेशी गाय की। किसकी गाय की बात करें? विदेशी गाय की बात करें। जो विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बॉस टार्सस। क्या होता है स्टूडेंट्स? विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बॉस टार्सस, बॉस टार्सस। ये अपन को ध्यान रखना है। तो अपनी विदेशी गाय होती है उसका जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बॉस टार्सस। अब अपन बात करते हैं भारतीय गायों की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो भारतीय गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली नस्ल है वो दूध प्रयोजनी नस्ल है। कौन सी नस्ल है स्टूडेंट्स? दूध प्रयोजनी नस्लें। दूध प्रयोजनी नस्लें। दूध प्रयोजनी नस्लों की मैं अगर बात करूं तो दूध प्रयोजनी नस्ल होती है, दूध प्रयोजनी नस्लों की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये दूधारू नस्लें होती है। उसके बाद में अगला आता है वो आता है द्विप्रयोजनी नस्लें या भारवाही नस्लें। कौन सी आती है स्टूडेंट्स? भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों की अपन बात करें तो ये भार ढोने के लिए या कृषि कार्य के लिए यह नस्लें उपयुक्त रहती है। तीसरी आती है द्विप्रयोजनी नस्लें, द्विप्रयोजनी। और अगर अपन द्विप्रयोजनी नस्लों की बात करें स्टूडेंट्स तो द्विप्रयोजनी नस्लें होती है अपने भार ढोने के लिए, उसके अलावा कृषि कार्य, भार ढोने और दूध उत्पादन दोनों के लिए वो काम में ली जाती है। पहले अपन पढ़ेंगे दूध प्रयोजनी नस्लें। दूध प्रयोजनी नस्लें होती है वो दूध उत्पादन अधिक होता है और भार वहन की क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसका है गिर, साहिवाल, राठी, लाल सिंधी और देवनी। कितनी नस्लें दूध वाहिनी? 5 नस्लें। शीशा गिरा दे अपन उसे वो याद रख सकते हैं कि लाल सिंधी, साहिवाल, राठी, गिर और देवनी है। ये 5 नस्लें है वो दूध प्रयोजनी नस्लें। कौन कौन सी है? मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पर। गिर, राठी, साहिवाल, लाल सिंधी या रेड सिंधी और देवनी। ये 5 नस्लें हैं वो कौन सी नस्लें? दूध प्रयोजनी नस्लें। उसके बाद में अपन बात करें भारवाही नस्लों की तो भारवाही नस्लों में दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है। भारवाही नस्लें होती है स्टूडेंट्स उनके अंदर दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम होती है और भार वहन की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इसमें मालवी, खेलारी, पवार, कैनकथा, गंगतिरी, नागौरी, अमृतमहल, आलमबादी, वेचूर, खेरीखंड, कंगायम, हलीकर, बरगुर, हिसार, ये नस्लें होती है वो अपनी कौन सी होती है? भारवाही नस्लें होती है। उसके बाद में आती है द्विप्रयोजनी नस्लें। दूध उत्पादन और भार वहन क्षमता दोनों में ये अच्छी होती है। द्विप्रयोजनी नस्लों में कांकरेज, मेवाती, राठ, सीरी, राठी नस्लें है वो दुग्ध उत्पादक नस्लें, लेकिन जो राठ नस्लें, ये राठ नस्लें है वो द्विप्रयोजनी नस्लें। फिर हरियाणवी, थार पारकर, अंगोल, निमाड़ी, ये नस्लें है वो कौन सी है? द्विप्रयोजनी नस्लें। ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूध प्रयोजनी नस्लें हैं उनकी अपन एक एक की बात करेंगे। तो पहली नस्ल है अपनी गिर नस्ल। गिर नस्ल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नस्ल है। अपन को ध्यान रखना है जो गिर नस्ल है एग्जाम की दृष्टि से अपनी इंपॉर्टेंट नस्ल है।
इसको अन्य अपन नाम की बात करें तो इसको काठियावाड़ी, अजमेरी, रेंडी और देसान के नाम से जानते हैं। गिर नस्ल को किन नाम से जानते हैं? काठियावाड़ी, अजमेरी, रेंडी और देसान के नाम से स्टूडेंट्स है वो अपन जानते हैं। इसके उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो गुजरात में काठियावाड़ के गिर जंगल है। क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं गिर नस्ल के उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो गुजरात का जो काठियावाड़ का गिर जंगल है, गुजरात के काठियावाड़ का गिर जंगल है, वो गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, जिसमें जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जूनागढ़, भावनगर और अमरेली। उसके बाद में अपन बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें राजस्थान के अंदर तो ये राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। जो गुजरात के समीप जिले है अजमेर और भीलवाड़ा, कौन से जिले स्टूडेंट्स? अजमेर, अजमेर व भीलवाड़ा। राजस्थान के अंदर अजमेर व भीलवाड़ा जिलों के अंदर गिर नस्ल है वो पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए रहते हैं। कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। पेड़ जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं और जो पेड़ के पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, गिर नस्ल के गाय के कान होते हैं पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए रहते हैं। सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? गिर नस्ल की गाय के सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। ललाट या माथा चौड़ा और उभरा हुआ होता है। जो ललाट होता है आगे का वो चौड़ा होता है तथा उभरा हुआ रहता है। उसके अलावा रंग लाल या सफेद काले धब्बे युक्त होता है। जो इस नस्ल का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल या सफेद होता है और जो काले धब्बे युक्त होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो राजस्थान में इसे रेंडी के नाम से जाना जाता है। जो गिर नस्ल है उसको राजस्थान में रेंडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? राजस्थान के अंदर रेंडी के नाम से वो जानते हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। गिर नस्ल के दुग्ध उत्पादन की बात करें तो कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर होता है। कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। गाय है जो उसका दुग्ध उत्पादन है 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है और इसमें वसा होती है 4.5%। कितनी होती है? गाय के दूध के अंदर वसा होती है वो 4.5% होती है। 4.5% है वो होती है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके अलावा और अपन आगे बात करें तो अगली अपनी नस्ल आती है साहिवाल। कौन सी नस्ल आती है स्टूडेंट्स? साहिवाल नस्ल आती है। साहिवाल नस्ल की मैं अगर बात करूं तो साहिवाल को अपन लोला या मुल्तानी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोला या मुल्तानी। साहिवाल की अगर अपन बात करें तो इसको लोला या मुल्तानी के नाम से जानते हैं। लोला या मुल्तानी। लोला या मुल्तानी के नाम से क्यों जानते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका शरीर होता है वो भारी होता है। कैसा होता है? शरीर होता है वो भारी होता है। त्वचा होती है वो लटकी हुई होती है, इसलिए इसको लोला के नाम से जाना जाता है। साहिवाल का उत्पत्ति जो अन्य नाम है लोला या मुल्तानी है, इसका उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। जो अपना पाकिस्तान है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है वो अपने साहिवाल का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, यूपी जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो अपनी साहिवाल है ये पंजाब के अंदर पाई जाती है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है, यूपी के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें तो हरियाणा के अंदर है वो पाई जाती है। ये नस्ल है या साहिवाल नस्ल पंजाब, राजस्थान, यूपी और हरियाणा के अंदर है वो पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें इसकी विशेषता क्या है कि IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल है। जो IARI है अपना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली के अंदर है, उसके द्वारा विकसित की गई नस्ल है। सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। देसी नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन पूछे तो किसका है? साहिवाल का है। ये अपन को ध्यान रखना है। देसी नस्लों के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन पूछे तो कौन सी नस्ल का होगा? साहिवाल नस्ल का होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। और साहिवाल नस्ल के अंदर है दूध होता है सबसे मीठा होता है। अपन को ये भी ध्यान रखना है, सबसे मीठा दूध होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? साहिवाल नस्ल का दूध होता है वो सबसे मीठा होता है। लैक्टोज सर्वाधिक होता है। जो दूध होता है, दूध के मीठेपन का कारण क्या है? दूध के मीठेपन का कारण है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा स्टूडेंट्स? लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज शर्करा के कारण क्या होता है? दूध मीठापन होता है। दूध के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? मीठापन होता है। तो अपने जो साहिवाल नस्ल है इसके अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, 5% पाई जाती है, इसलिए वो सबसे मीठा दूध होता है। डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। अगर अपन पूछे देसी नस्लों में डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, देसी नस्लों में डेयरी हेतु सबसे उत्तम नस्ल पूछे तो वो कौन सी है अपने? ये अपने है साहिवाल। कौन सी नस्ल है स्टूडेंट? साहिवाल। यह भी अपन को है वो ध्यान रखना है। ढीली त्वचा के कारण इसको लोला या मुल्तानी उपनाम से जाना जाता है। जो ढीली त्वचा होती है इस कारण साहिवाल नस्ल को लोला या मुल्तानी के नाम से जानते हैं। इसका दुग्ध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर अपन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स
तो साहिवाल का मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है अपने 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है स्टूडेंट्स? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। 2500 लीटर होता है प्रति ब्यात। और अपन बात करें तो वसा होती है 4 से 5-6%। कितनी होती है वसा की? अगर अपन बात करें तो 4.5 से 6% होती है। अपन बात करें मेल के अंदर फैट की, तो फैट होती है वो अपने होती है 4.5% से 6%। ये होता है अपने साहिवाल नस्ल। उसके बाद में अगली नस्ल आती है स्टूडेंट्स अपनी राठी नस्ल। कौन सी आती है? राठी। राठी नस्ल की बात करें तो इसको अपन राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु वैसे गायों को ही कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आया कि गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की जो अपने राठी नस्ल है स्टूडेंट्स, राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो अपना वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के अंदर है वो पाई जाती है। राजस्थान की देसी नस्लें, राजस्थान की अगर देसी नस्ल की बात करें तो कौन सी है? अपने राठी नस्ल है। त्वचा ढीली और गल कंबल लटका हुआ रहता है। इसकी त्वचा होती है वो ढीली होती है, गल कंबल है वो लटका हुआ रहता है। उसके अलावा बात करें तो रंग हल्का काले व सफेद धब्बे युक्त होता है। रंग कैसा होता है? हल्का काला और सफेद धब्बे युक्त होता है। ईंट के समान लाल रंग होता है। अगली अब बात करें तो ये त्रिशंकर संकरण से विकसित की गई नस्ल है। राठी नस्ल है ये त्रिशंकर संकरण से विकसित की गई नस्ल है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ा था त्रिशंकर संकरण, तो त्रिशंकर संकरण से विकसित की हुई राठी नस्ल है। राठी नस्ल का जो क्रॉस है वो कौन सी है? साहिवाल। साहिवाल, साहिवाल का क्रॉस है वो थारपारकर से करवाया गया। किससे कराया गया? थारपारकर। और थारपारकर का क्रॉस रेड सिंधी से करवाया गया। रेड सिंधी। तो अपनी जो राठी नस्ल है ये त्रिशंकर संकरण से विकसित की गई है। साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी के संकरण से विकसित की गई है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 1200 से 1600 लीटर होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? दुग्ध उत्पादन 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात होता है। और वसा होती है, अगर मैं वसा की बात करूं तो राठी नस्ल के दूध के अंदर जो अपनी फैट होती है स्टूडेंट्स वो होती है 4 से 4.5%। कितनी होती है? वसा होती है वो होती है 4 से 4.5% है वो वसा पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें तो अगली नस्ल है लाल सिंधी। कौन सी है स्टूडेंट्स? लाल सिंधी। अगली अपनी गाय की नस्ल है वो है लाल सिंधी या रेड सिंधी। लाल सिंधी या रेड सिंधी की अपन बात करें तो ये कराची पाकिस्तान का उत्पत्ति स्थल है। कहाँ है? कराची। कराची पाकिस्तान। लाल सिंधी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो इसका जो ओरिजिन पहले से वो क्या है? कराची पाकिस्तान है। और इसकी क्या विशेषताएं है? अपन बात करें तो यह विशेषता है गाय चेहरे के भाव से चतुर और होशियार दिखाई देती है। उसके अलावा रंग लाल व नूरा होता है। मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1000 से 2000 लीटर होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1000 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और जो फैट होती है वो होती है 4.8%। कितनी होती है? 4.8%। अपन को इतना ही ध्यान रखना है रेड सिंधी के अंदर कि उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का कराची क्षेत्र है। इसका रंग होता है वो लाल नोरा होता है। चेहरे के स्वभाव से वो चतुर या होशियार दिखाई देती है। दुग्ध उत्पादन 1000 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है और वसा होती है 8.5%। उसके बाद में अगली नस्ल आती है देवनी। कौन सी नस्ल आती है? देवनी नस्ल आती है। और जो देवनी नस्ल है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र व कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। कर्नाटक के अंदर है वो पाई जाती है। और दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। देवनी नस्ल है ये दक्षिण भारत है जो साउथ इंडिया है उसकी प्रमुख दुधारू नस्ल है। उसके अलावा अपनी बात करें थारपारकर। कौन सी नस्ल? थारपारकर। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है थारपारकर। थारपारकर को अपन सिंधी, सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थारपारकर को अपन सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान क्या है? पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र है। कौन सा? थारपारकर जिला। जो थारपारकर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है स्टूडेंट्स वो अपने थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात की अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान का लगे हुए क्षेत्र कौन सा है? कच्छ। तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में, बाड़मेर, अपन राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। इसके शरीर का सींग मध्यम आकार के होते हैं। शरीर वो सींग कैसे होते हैं? मध्यम आकार के होते हैं।
रंग सफेद और हल्का भूरा होता है। ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। क्वेश्चन है गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल थार पार कर अपन को बताना है। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। बैल जुताई करने वो गाड़ी खींचने में काम आते हैं और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह भी अपन को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थार पारकर में पाई जाती है। मिल्क प्रोडक्शन 1600 से 2000 लीटर। कितना है स्टूडेंट, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है और वसा होती है 4 से 4.5%। यह अपन को ध्यान रखना है। तो अपना क्वेश्चन आया कि थार पारकर नस्ल, या फिर क्वेश्चन आया कि सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल, इसको अपन कहते हैं। अगली अपनी नस्ल है हरियाणवी। कौन सी नस्ल है स्टूडेंट्स, हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो रोहतक, हिसार व करनाल है। जो हरियाणा के रोहतक, हिसार और करनाल जिले हैं, यह हरियाणवी नस्ल के उत्पत्ति स्थल है। हरियाणा के रोहतक, हिसार और करनाल जिला। उसके बाद में अपन बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पंजाब, दिल्ली व समीपवर्ती राजस्थान में है। कहाँ पाई जाती है, तो पंजाब, दिल्ली और जो समीपवर्ती राजस्थान है उनके अंदर पाई जाती है। इसको अपन डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। क्वेश्चन आए कि डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से किसको जानते हैं, तो डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से हरियाणवी नस्ल को अपन जानते हैं। पंजाब, दिल्ली और समीपवर्ती राजस्थान में पाई जाती है। यानी कि जो हरियाणा से लगने वाले जिले हैं, जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जो हनुमानगढ़ वगैरह जो जिले हरियाणा से टच करते हैं, उन जिलों में राजस्थान में पाई जाती है। कान छोटे और कुबड़ उठा हुआ रहता है। सींगों के मध्य की हड्डी उबार लिए होते हैं। जो गाय के सींग होते हैं, उनके सींगों के मध्य की जो हड्डी होती है वो उबार लिए हुए होती है। कान छोटे होते हैं, कुबड़ उठा हुआ होता है। मिल्क प्रोडक्शन 1000 से 1500 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। और वसा होती है 4.5 से 5.5%। कितनी होती है स्टूडेंट्स, वसा होती है 4.5 से 5.5%। अगली नस्ल अपने आती है कांकरेज। इंपॉर्टेंट नस्ल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। कांकरेज, कांकरेज को अपन बनियार या सांचोरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कांकरेज को बनियार या सांचोरी के नाम से जानते हैं। गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थल है। ओरिजिन पैलेस की अगर मैं बात करूं इसकी कांकरेज की, तो कांकरेज का ओरिजिन पैलेस है वो गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र है। राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर में पाई जाती है। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो गुजरात के क्षेत्र लगने वाले कौन से है, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, इन जिलों में, सांचौर, इन जिलों में पाई जाती है। सींग की बात करें तो सींग मोटे व लंबे पाए जाते हैं। सींग कैसे होते हैं, मोटे और लंबे होते हैं। और सींग के अंदर है वो कैंसर की संभावना रहती है। कितनी, सींग के अंदर कैंसर की संभावना रहती है। गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल है। क्या, गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल की बात करें तो अपने कौन सी है, कांकरेज नस्ल है। कौन सी नस्ल है, कांकरेज नस्ल है। इसका रंग सिल्वर ग्रे होता है। पैर सीधे, लंबे और मजबूत होते हैं। पैर कैसे होते हैं, सीधे, लंबे, मजबूत होते हैं। और इसके जो गाय के पशु होते हैं वो सवाई चाल के लिए फेमस होते हैं। इसके लिए सवाई चाल इंपॉर्टेंट है। सवाई चाल के लिए फेमस पशु कौन सी नस्ल के होती है, तो कांकरेज नस्ल के होते हैं। 90% सींग कैंसर पाया जाता है। सींग रोदन किया जाता है, यानी कि डी हॉर्निंग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डी हॉर्निंग। अपन ने बात की थी पिछली क्लास में, डी हॉर्निंग या डिसबडिंग क्या होता है, तो सींगों को हटाने की क्रिया होती है। मिल्क प्रोडक्शन 1000 से 1500 लीटर होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 1000 से 1500 लीटर होता है। 1000 से 1500 लीटर होता है। और अपन बात करें तो वसा 4.5 से 5.5% होती है। 4.5 से 5.5% होती है। अगली अपन नस्ल की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगली नस्ल है अपनी मेवाती। मेवाती, या इसको अपन कोसी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेवाती या फिर कोसी नाम से अपन वो जानते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल है गुड़गांव व मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। जो यूपी का मेवात क्षेत्र है स्टूडेंट्स, यूपी का मेवात क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इस मेवाती नस्ल का उत्पत्ति स्थल है गुड़गांव और मथुरा के बीच का क्षेत्र। अलवर और भरतपुर में राजस्थान में पाई जाती है। इसका गल कम्बल बड़ा हुआ, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। रंग सफेद होता है। गाय की शक्तिशाली नस्ल है मेवाती। शांत स्वभाव की होती है, इसलिए इसे गहरी जुताई में काम में लेते हैं। कौन सी जुताई, जो गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई के अंदर है वो काम में लेते हैं। शांत स्वभाव के होने के कारण मिल्क प्रोडक्शन 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। और वसा होती है 4 से 5%। ये हो गया अपना मेवाती नस्ल। अगली अब बढ़ेंगे अपने भारवाही नस्लें। कौन सी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, भारवाही नस्लें।
भारवाही नस्लों की बात करें स्टूडेंट तो अपनी नागौरी नस्ल है वो सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। नागौरी नस्ल सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। और अपन द्विप्रयोजनों की बात करें तो थार पारकर नस्ल सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। और अपन दुधारू नस्लों की बात करें कि सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है तो अपन ने पढ़ा था साहिवाल। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल नागौर व जोधपुर जिला होता है। इसके सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। बैलों की प्रसिद्ध चाल है, बैलों की प्रसिद्ध नस्ल है क्या, बैलों की जो प्रसिद्ध नस्ल है नागौरी नस्ल के बैल होते हैं वो सबसे अच्छे नस्ल माने जाते हैं। श्रम हेतु उपयुक्त है। बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। वो बैल होते हैं वो दुल की चाल हेतु परमिट होते हैं। किसके लिए, जो दुल की चाल होती है इसके लिए बैल है नागौरी नस्ल के फेमस होते हैं। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती और सीधी पीठ इसकी मुख्य विशेषता है क्या, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती और सीधी पीठ होती है वो इसकी मुख्य विशेषता है। अगली है अपनी मालवी। कौन सी नस्ल है, मालवी। मालवी मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिसमें मंदसौर, रतलाम और उज्जैन आते हैं। क्या आते हैं, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। राजस्थान में अगर बात करें तो ये बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। और इसकी छोटी नस्ल होती है वो उदयपुर में पाई जाती है। रंग धूसर से लो सम धूसर होता है। शरीर छोटा व गठीला होता है। कान चौकन्ने वो खड़े हुए रहते हैं, कान होते हैं वो चौकन्ने और खड़े हुए रहते हैं। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नस्ल है। भारवाही नस्ल है तो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होगी। अगली है वेचूर। वेचूर नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो केरल है। वेचूर कहाँ की नस्ल है, केरल में पाई जाती है। गाय की सबसे बौनी नस्ल है क्या, गाय की सबसे बौनी नस्ल है। और इसको मिनीएचर के नाम से भी जानते हैं, मिनीएचर। क्वेश्चन आ जाए कि मिनीएचर क्या है तो गाय की सबसे वेचूर नस्ल की गाय होती है वो सबसे बौनी नस्ल होती है, केरल के अंदर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं विदेशी नस्लों की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, विदेशी नस्लों की बात करेंगे। गाय की प्रमुख विदेशी नस्ल, तो विदेशी नस्लों में अपनी पहली नस्ल आती है वो आती है जर्सी। कौन सी नस्ल आती है स्टूडेंट्स, जर्सी आती है। जर्सी में इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह उत्पत्ति स्थल है। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है वो इसका उत्पत्ति स्थल है। नस्ल भारत और राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। जो जर्सी नस्ल है वो राजस्थान में, वो भारत में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं अपन, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है और सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली नस्ल है वो अपने जर्सी है। सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है, सबसे अच्छी विदेशी नस्लों की बात करें तो जर्सी है। जल्दी युवा हो जाते, इस नस्ल जल्दी युवा हो जाते। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील विदेशी नस्ल की बात करें तो कौन सी है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील विदेशी नस्ल अपने जर्सी है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता रहती है। रंग लाल सफेद धब्बे युक्त होता है। मिल्क प्रोडक्शन होता है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है, 4000 से 4200 लीटर होता है वो प्रति ब्यात होता है। वसा होती है 5 से 5.5%। वसा कितनी होती है, 5 से 5.5% होती है। 5.0 से 5.5% वसा होती है। विदेशी नस्लों में सबसे सर्वाधिक वसा होती है। शरीर भार 400 से 700 किलो होता है। कितना होता है, 400 से 700 किलो होता है। अगली अपनी आती है होलिस्टियन फ्रीजियन या एचएफ। अगली नस्ल कौन सी है स्टूडेंट्स, अपनी होलिस्टियन फ्रीजियन या एचएफ नस्ल है। इसको हॉलैंड या नीदरलैंड उत्पत्ति स्थल है। उत्पत्ति स्थल क्या है, हॉलैंड या नीदरलैंड। गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल है। रंग काला सफेद धब्बे युक्त होता है। क्या, गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल है। रंग होता है वो काला सफेद धब्बे युक्त होता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की बात करें तो किसका होगा, होलिस्टियन फ्रीजियन की होगी। और सबसे अधिक वसा किसमें होती है, वो होती है अपने जर्सी के अंदर। इसके दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है 5000 से 6000 लीटर। कितना होता है, 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। 3.5% वसा न्यूनतम होती है। 600 से 1000 किलो होता है वो इसका शरीर भार होता है। अगली अपनी है ब्राउन स्विस नस्ल। फिर है गरनसी का नस्ल है, गरनसी द्वीप समूह है। ब्राउन स्विस नस्ल की विशेषता है कि सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। शॉर्ट हॉर्न नस्ल है वो इंग्लैंड में पाई जाती है। और रेड डेन नस्ल है, रेड डेन। कौन सी नस्ल, रेड डेन। रेड डेन नस्ल है ये डेनमार्क और होलिस्टियन फ्रीजियन से वो समानता रखती है। डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थल है और होलिस्टियन फ्रीजियन से संबंध रखती है या समानता रखती है। अगर अपन बात करें विदेशी इसकी संकर नस्लों की, तो संकर नस्लों में पहली नस्ल आती है करन स्विस। एनडीआरआई करनाल से विकसित है। ये ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है। जो अपनी करन स्विस है ये ब्राउन स्विस वो साहिवाल का संकरण है। किसका, साहिवाल। अगर अपन बात करें ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण कौन सी नस्ल विकसित की गई है,
करन स्विस नस्ल है वो विकसित की गई है, करन स्विस विकसित की गई है। उसके बाद में अपन बात करें, इसमें वसा तो 4.5% होती है। दुग्ध उत्पादन 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्यात होता है। करन फ्रीज ये भी एनडीआरआई से विकसित की गई है। करन फ्रीज है वो होलिस्टीन फ्रीजियन वो थार पार के संकरण से विकसित की गई है। होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पारकर के संकरण से विकसित की गई है। वो कौन सी नस्ल है स्टूडेंट्स? करन फ्रीज नस्ल है। उसके बाद में अपन बात करें तो अगली नस्ल आती है अपने भैंसों की नस्ल। उसके बाद में और संकरण नस्लों की बात करें तो सुजाता आती है। कौन सी आती है? सुजाता। सुजाता वो जर्सी और साहिवाल का संकरण है। सुजाता किसका संकरण है? सुजाता की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स तो सुजाता है वो जर्सी और साहिवाल का संकरण है। किसका संकरण है? जर्सी और साहिवाल। सुजाता है वो जर्सी और साहिवाल के संकरण से विकसित की गई है। उसके अलावा बात करें अपन जरासिंध, कौन सी है? जरासिंध की बात करें तो इलाहाबाद यूपी में तैयार नस्ल है। जरासिंध है वो इलाहाबाद यूपी में तैयार नस्ल है। ये जर्सी और लाल सिंधी का संकरण है। फ्रीजियन की बात करें अपन आईआर से विकसित है। होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के संकरण से विकसित की गई है। ब्राउन सिंधी की बात करें तो ब्राउन स्विस और लाल सिंधी की संकरण से विकसित की गई है। ये हो गई अपने गायों की नस्लें। इसमें अपने देसी नस्लें, विदेशी नस्लें, उसके अलावा जो अपने संकर नस्लें उनके बारे में बात की थी। अब अपन बात करेंगे भैंस की नस्लों के बारे में। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? भैंस की नस्लों के बारे में वो अपन बात करने वाले हैं। भैंस के नस्लों की अगर अपन बात करें उससे पहले अपन भैंस का सामान्य इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। भैंस की बात करूं तो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है ये बुवेलिस बुवेलिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? बुवेलिस बुवेलिस होता है। क्या होता है? बुवेलिस बुवेलिस। भैंस के अगर मैं जूलॉजिकल नेम की बात करूं स्टूडेंट्स, किसकी नाम करूं? बात करूं जूलॉजिकल नेम की बात करूं तो बुवेलिस बुवेलिस होता है। क्या होता है? बुवेलिस बुवेलिस बुवेलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुवेलिस बुवेलिस होता है। भैंस के अंदर गुण सूत्र 50 या 48 होते हैं। कितने होते हैं? 50 या 48 होते हैं। कुल बोविडी होता है। विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें भारत में पाई जाती है। जो विश्व की अगर अपन बात करें तो उसमें भैंसों की जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें है स्टूडेंट्स वो भारत के अंदर पाई जाती है। भैंस की जल में तैरना या कीचड़ में लेटने की क्रिया बेलोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? बेलोइंग। भारत भैंसों के जल में तैरना या जो कीचड़ में लेटने की क्रिया है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? बेलोइंग कहलाती है। गाय और भैंस की आवाज है वो बेलोइंग या रंबाना कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलोइंग या रंबाना। रंबाना। गाय और भैंस की आवाज वेलोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेलोइंग या रंबाना। वेलोइंग वेलोइंग या रंबाना के नाम से वो जाना जाता है। भैंस का उद्भव भारत माना जाता है। भैंस का अगर अपन उद्गम की बात करें तो उद्भव होता है भैंस का वो भारत माना जाता है। और भारत में भैंसों की नस्लें है वो अगर अपन बात करें भारत के अंदर भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लों की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? अपन बात कर रहे हैं भारत के अंदर भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लों की। तो भारत के अंदर भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें है वो 20 नस्लें है। कितनी नस्लें है स्टूडेंट्स? भारत के अंदर भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें है वो 20 है। कितनी है? 20 नस्लें है। वर्तमान के अंदर भारत में भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें है वो 20 है। अपन को ध्यान रखना है। भैंस का दूध काल 10 से 11 माह का होता है। मणिपुरी भैंस की दलदली नस्ल है। मणिपुरी है वो भैंस की दलदली नस्ल है। अब अपन बात करते हैं भैंसों के प्रकार। भैंसों के दो प्रकार होता है। एक होता है अफ्रीकन भैंस और एक होती है एशियन भैंस। अफ्रीकन भैंस और एशियन भैंस होती है। ये दो प्रकार की होती है, जंगली भैंस और पालतू भैंस। पालतू भैंस भी दो प्रकार की होती है, जलीय भैंस और कीचड़ वाली या दलदली भैंस। अपन बात करते हैं जलीय भैंस की। तो जलीय भैंस के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो 50 होते हैं। कितने होते हैं? जलीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र होते हैं। शरीर भार में भारी होती है। कम गर्मी सहनशील नस्लें होती है। जल में तैरना पसंद करती है। ये नस्लें भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया और सोवियत संघ में पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन हेतु पाला जाता है। उसके बाद में आती है कीचड़ वाली नस्लें या दलदली नस्लें। दलदली नस्लों की मैं बात करूं तो गुणसूत्र होते हैं वो 48 होते हैं। दलदली नस्लों में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट? 48 होते हैं। हल्के शरीर भार वाली होती है। अधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। कीचड़ में लेटना पसंद करती है। जो दलदली नस्ल की भैंस होती है वो कीचड़ में लेटना पसंद करती है। ये नस्लें मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया में पाई जाती है। फिलीपींस में इन भैंसों को कारोबाओ के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं नस्लों का।
तो भारत के अंदर 5 प्रकार की है वो मुख्य रूप से नस्लों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है उत्तर भारतीय नस्ल है। उत्तर भारतीय नस्लों में मुर्रा, नीली रावी आती है। कौन सी आती है? मुर्रा और नीली रावी आती है। उसके बाद में गुजरात की नस्लों की बात करूं तो सूरती, मेहसाना, जाफराबादी और कुंडी। यूपी की नस्ल है भदावरी। यूपी की नस्ल कौन सी है? भदावरी है। मध्य भारतीय नस्लों की बात करूं तो नागपुरी, यहाँ जिसको अपन इलीचपुरी के नाम से जानते हैं, पंधारपुरी, मराठवाड़ी, काला हांडी और चिलिका नस्ल है, ये पाई जाती है। दक्षिण भारतीय नस्ल है वो है टोंडा। टोडा नस्ल है वो दक्षिण भारत की नस्ल है। कौन सी नस्ल है? टोडा। अपन बात करें मुर्रा की तो मुर्रा का उत्पत्ति स्थल है पंजाब और हरियाणा। मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है स्टूडेंट्स? मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब हरियाणा है। यह दिल्ली, पश्चिम यूपी और उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होते हैं स्टूडेंट? जलेबी के आकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है कि जलेबी आकार के सींग किसमें पाई जाती है? तो मुर्रा के अंदर है वो जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। इसको दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। रंग होता है वो गहरा काला या जेट ब्लैक होता है। रंग कैसा होता है? गहरा काला या जेट ब्लैक होता है। इसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जो मुर्रा नस्ल की भैंसें होती है उसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक ब्यूटी। और ब्लैक डायमंड की मैं बात करूं तो भैंसों को है वो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक डायमंड। भैंसों को किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक डायमंड के नाम से वो जाना जाता है। और ब्लैक ब्यूटी की बात करूं तो भैंस की जो मुर्रा नस्ल है उसमें जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। उत्तर भारत की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। भारत की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। लगभग 1500 से 2000 लीटर होता है। कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और 7% वसा होती है। वसा कितनी होती है भैंस के दूध में? भैंस के दूध में वसा होती है वो 7% होती है। ये अपन को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। उसके बाद में अपनी अगली नस्ल आती है स्टूडेंट्स, वो आती है भदावरी नस्ल। कौन सी नस्ल आती है स्टूडेंट्स? अगली नस्ल अपनी जो आती है वो आती है भदावरी। अगर मैं भदावरी की बात करूं स्टूडेंट्स तो यूपी के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र आता है। भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है? यूपी है। क्या है? यूपी का जो आगरा जिला है, आगरा क्षेत्र है, यूपी के आगरा जिले का जो भदावरा क्षेत्र है उस भदावर क्षेत्र का है भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। इसका रंग होता है वो तांबे जैसा होता है। रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? भदावरी नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है। शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है, यानी कि तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना होता है। शरीर आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है, यानी तिकोना शरीर होता है। इसके अयन छोटे और दुग्ध सिराएं होती है वो उभरी हुई होती है। कैसी होती है? अयन होते हैं वो छोटे होते हैं, दुग्ध सिराएं उभरी हुई रहती है। सींग चपटे, मोटे तथा पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। भैंस की जो भदावरी नस्ल है यह सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील। अगर मैं सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्लों की भैंस की बात करूं तो इसमें किसका है? भदावरी नस्ल है। दुग्ध उत्पादन 1000 से 1200 लीटर होता है। और सर्वाधिक वसा की अगर अपन बात करें तो भी इसके अंदर लगभग 13% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 से 14 या औसतन 13% इसके दूध में वसा पाई जाती है। अगली नस्ल आती है अपनी जाफराबादी। कौन सी नस्ल आती है स्टूडेंट्स? जाफराबादी। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थल है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के गिर जंगल या सौराष्ट्र का जो गिर जंगल है वो, ये जूनागढ़, कच्छ व जामनगर क्षेत्रों में पाई जाती है। जाफराबादी है वो जूनागढ़, कच्छ व जामनगर क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। मिनी एलिफेंट किसके नाम से जाना जाता है? मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। भैंस की सबसे भारी नस्ल है। कृषि कार्य हेतु उपयोगी नस्ल है। माथा भारी और उठा हुआ रहता है। गल कंबल बड़ा होता है। सींग सबसे चौड़े और नीचे की तरफ लटके हुए कुंडलाकार होते हैं। ये इसकी जाफराबादी की विशेषताएं होती है। सबसे कम ब्यात काल होता है। कम ब्यात काल में भी सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। 1400 लीटर होता है। कितना होता है? 1400 लीटर होता है। वसा 7 से 9% होती है। अब अपन बात करते हैं अगली नस्ल सूरती नस्ल की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? सूरती नस्ल की। सूरती नस्ल की अपन बात करें स्टूडेंट्स तो सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है? गुजरात के बड़ौदा, खेड़ा और नडियाद क्षेत्र है। क्या है? गुजरात के बड़ौदा, खेड़ा और नडियाद क्षेत्र है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में पाई जाती है। ये सींग दरांतीकार या हसियाकार होते हैं, सिकल टाइप के होते हैं। जो सूरती नस्ल होती है इसके सींग होते हैं वो दरांतीकार, हसियाकार या सिकल टाइप के होते हैं। पेट नाव के आकार का होता है। सूरती भैंस हल्की कानों के लिए अच्छी मानी जाती है। सूरती भैंसे होती है वो हल्के कामों के लिए वो अच्छी मानी जाती है।
उसके बाद में इसकी गर्भ कालावधि होती है वो 305 दिन की होती है। सुरती की गर्भ कालावधि 305 दिन की होती है। दूध काल 1500 से 200 लीटर प्रति ब्यात होता है। वसा 7.5% होती है। अब अपन बात करते हैं मेहसाणा की। मेहसाणा नस्ल है, ये गुजरात की है। कहाँ है? गुजरात के मेहसाणा, बड़ौदा, बनासकांठा और साबरकांठा क्षेत्र की है। मेहसाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और मेहसाणा क्षेत्र है। राजस्थान का जालोर जिला। मेहसाणा नस्ल की जो भैंसे हैं वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में जालोर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के जालोर जिले में पाई जाती है। जालोर, राजस्थान के जालोर जिले में वो मेहसाणा नस्ल की भैंसे पाई जाती है। इसका दूध काल होता है वो सर्वाधिक लंबा होता है। जो देसी नस्ल होती है भैंस की नस्लों में सबसे लंबा दूध काल होता है मेहसाणा नस्ल का होता है। 325 दिन का होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 325 दिन का वो होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये द्विसंकर संकरण से विकसित की गई है। मेहसाणा किसके संकरण से विकसित की गई है? द्विसंकर संकरण से विकसित की गई है। मेहसाणा है वो द्विसंकर संकरण से विकसित की गई है। मेहसाणा द्विसंकर संकरण से विकसित की गई है। इसमें आता है मुर्रा और सुरती। मुर्रा और सुरती। अपन को याद रखना एमएमएस। क्या याद रखना? एमएमएस। एमएमएस मेहसाणा है वो मुर्रा और सुरती के संकरण से विकसित की गई है। अगर अपन दूध की बात करें तो 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। दूध कितना होता है स्टूडेंट्स? 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। वसा होता है वो 7% होता है। दूध में वसा कितनी होती है? 7% होती है। उसके बाद में अगली अपन भैंस की नस्ल आती है स्टूडेंट्स, वो आती है नीली रावी। कौन सी नस्ल आती है? नीली रावी। नीली रावी की मैं बात करूं तो पंजाब का फिरोजपुर जिला है। नीली रावी का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ है? पंजाब। पंजाब की अगर अपन बात करें तो पंजाब का जो फिरोजपुर जिला है ना स्टूडेंट्स, फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर जिला है वो नीली रावी का उत्पत्ति स्थल है। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसको नीली रावी कहते हैं। जो सतलज नदी होती है अपने स्टूडेंट्स, सतलुज नदी का पानी नीला होने के कारण इसको नीली रावी कहते हैं। इसको पंच कल्याणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच कल्याणी या पंजाबी भैंस। क्वेश्चन आ जाए कि पंच कल्याणी किसको कहते हैं? पंच कल्याणी। पंच कल्याणी कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो अपने इसको कहते हैं जो नीली रावी है स्टूडेंट्स। नीली रावी को क्या कहते हैं? पंच कल्याणी कहते हैं। नीली रावी, जो नीली रावी है उसको पंच कल्याणी कहते हैं। यहाँ इसको पंजाब भैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पंजाब भैंस। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि जो पंच कल्याणी या पंजाब भैंस है वो कौन सी भैंस को कहते हैं? नीली रावी को कहते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसका चेहरा, माथा और थूथन, टांगों का निचला भाग, पुंछ का अंतिम किनारा होता है वो सफेद रंग का होता है, इसलिए इसको सफेद पंच कल्याणी कहते हैं। इसकी आंखें सफेद होती है, इसे योल आइज कहा जाता है। कैसे कहते हैं? वॉल आइज। वॉल आइज। जो उन्हें पंच कल्याणी होती है, नीली रावी होती है, उसको आंखें होती है वो सफेद रंग की होती है, इसलिए इसको वॉल आइज कहते हैं। गहरी जुताई और पडलिंग के कामों में इसको है काम में लेते हैं। दुग्ध उत्पादन 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है और वसा होती है 8%। उसके बाद में है टोडा या टोडा है वो दक्षिण भारत की तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है और ये आदिवासी जाति के नाम पर पड़ी है। इसका नाम है वो आदिवासी जाति के नाम पर रखा गया है और ये है सबसे लड़ाकू नस्ल होती है। कैसी होती है? सबसे लड़ाकू नस्ल होती है। फिर है नागपुरी। नागपुरी है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नस्ल है। क्या? महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नस्ल और भैंस की सबसे हल्की नस्ल। भैंस की सबसे हल्की नस्ल। भैंस की सबसे हल्की नस्ल। सबसे हल्की नस्ल। भैंस की सबसे हल्की नस्ल की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो कौन सी है? वो अपने नागपुरी। अब अपन बात करते हैं बकरी, गोट। गोट की ब्रीड की बात करेंगे अपन की बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं। गाय और भैंस पड़ ली है। अब अपन बात करेंगे बकरी की। बकरी, भेड़ और सुअर 3 जानवर है वो अपने अब बच्चे हैं।
बकरी की बात करें तो बकरी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कपरा हिरकस। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बकरी होती है अपने बकरी का जो जूलॉजिकल नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कपरा हिरकस। कपरा हिरकस बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट्स, कपरा हिरकस होता है। गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 60, 2n बराबर 60 होते हैं। बकरी के अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 60 पाए जाते हैं। और बकरी का कुल होता है वो होता है बोविडी। कौन सा होता है, बोविडी। बकरी को गरीब की गाय, वनस्पति की शत्रु, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, डेयरी, डबल एटीएम के नाम से जाना जाता है। बकरी की अपन बात करें तो बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गरीब की गाय। गरीब की गाय, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इसको वनस्पति का शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वनस्पति का शत्रु। बकरी गरीब की गाय, वनस्पति का शत्रु, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। क्या है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रनिंग डेयरी के नाम से जाना जाता है। बकरी की जो एग्लो न्यूबियन नस्ल है, एग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। बकरी की जो एग्लो न्यूबियन नस्ल है, कौन सी नस्ल, एग्लो न्यूबियन। बकरी की जो एग्लो न्यूबियन नस्ल है इसको अपन जर्सी गाय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जर्सी गाय। ये भी अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में राजस्थान में बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल जखराना है। राजस्थान के अंदर बकरियों की अगर अपन बात करें तो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, जखराना। राजस्थान के अंदर बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल है वो जखराना है। शरीर पर भूरे धब्बों के कारण देवगढ़ी नस्ल को मजीठी के नाम से जाना जाता है। बकरियों का पेड़ों की पत्तियों या वनस्पति को खाना ब्रूसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ब्रूसिंग। अपन को ध्यान रखना है कि ब्रूसिंग क्या होता है, बकरियों द्वारा पेड़ों की पत्तियों या वनस्पति को खाने की क्रिया होती है वो ब्रूसिंग कहलाती है। एग्लो न्यूबियन नस्ल है वो जमुनापुरी और न्यूबियन के संकरण से विकसित की गई है। एग्लो न्यूबियन नस्ल जमुनापुरी और न्यूबियन के संकरण से है वो विकसित की गई नस्ल है। ब्लैक बंगाल मांस और त्वचा उत्पादन के लिए भारत में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है। भारत के अंदर मांस और त्वचा उत्पादन की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर मांस और त्वचा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। बकरी की त्वचा से मोरक्को लेदर बनाई जाती है। कौन सी लेदर बनाते हैं अपन स्टूडेंट्स, बकरी की त्वचा से मोरक्को लेदर बनाते हैं। कौन सी लेदर बनाते हैं, मोरक्को लेदर। मोरक्को लेदर की अगर मैं बात करूं तो वो किससे बनाया जाता है, बकरी की त्वचा से बनाया जाता है। बकरी का जो बंदिया का नर है वो बक कहलाता है, ये अपन ने पढ़ा था। बकरी की मारवाड़ी नस्ल में नर पशु में दाढ़ी व रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। बकरी की जो मारवाड़ी नस्ल होती है उसके नर पशु है उनके अंदर है वो दाढ़ी पाई जाती है, और जो मारवाड़ी नस्ल है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। बकरी के शुष्क चारा खाने की क्षमता शरीर भार का 5 से 7% होता है, जबकि भैंस का होता है वो 2% होता है। बकरी की जो कलोन द्वारा नस्ल की विकसित की गई है, पहली कलोन नस्ल है बकरी की वो है नूरी। कौन सी है स्टूडेंट्स, बकरी की पहली कलोन नस्ल है वो है नूरी। बकरी या भेड़ और बकरी के मध्य संकरण क्या कहलाता है, काई मेरा कहलाता है स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है, काई मेरा। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि बकरी के और भेड़ के बीच के जो संकरण होता है उसको अपन काई मेरा कहते हैं। अब अपन बात करते हैं विश्व के अंदर बकरियों की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है, 60 है, और भारत में है वो 34 है। बात करते हैं अपन अंगोरा ऊन की, तो अंगोरा ऊन है वो अपन को खरगोश से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है। जबकि अगर अपन अंगोरा नस्ल की बात करें तो ये बकरियों की नस्ल है। किसकी है, अंगोरा नस्ल है वो बकरियों की नस्ल है। अब अपन बात करते हैं बकरियों की नस्ल को वर्गीकरण की, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले या देसी या भारतीय नस्ल है। देसी या भारतीय नस्लों की अपन बात करें तो इसमें जमुनापारी, बरबरी, बीटल, सिरोही, जखराना, मालबरी आती है। ब्लैक बंगाल, झालावादी, ओस्मानाबादी, आसामी, चंपा, कश्मीरी, मारवाड़ी, कच्छी, गंजे, गद्दी, सूरती, पहाड़ी, मेहसाना, ये नस्लें है वो बकरी की देसी नस्लें हैं। विदेशियों में टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड की है, सानेन भी स्विट्जरलैंड की है, अल्पाइन अल्पाइन नस्ल फ्रांस की है, अंगोरा एशियन माइनर की है, और एग्लो न्यूबियन है वो इंग्लैंड की है, तथा न्यूबियन नस्ल है वो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका की है। अब अपन बात करते हैं कश्मीरी नस्ल की। कश्मीरी नस्ल को चेंगू या चेंगथानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, चेंगू, या इसको अपन है चेंगथानी के नाम से जानते हैं, चेंगथानी। कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है वो उत्पत्ति स्थल है, और सफेद मुलायम बाल या पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन आ जाए पश्मीना ऊन के लिए बकरी की कौन सी नस्ल है, तो पश्मीना ऊन के लिए बकरी की कश्मीरी नस्ल है, वो फेमस है। उसके बाद में अगली है जमुनापारी नस्ल। जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है यूपी का इटावा जिला। क्या है स्टूडेंट्स, जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थल यूपी का इटावा जिला है। और इसका शरीर रंग होता है वो सफेद होता है, कान बड़े वो लटके हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जमुनापारी नस्ल के कान होते हैं वो बड़े और लटके हुए होते हैं। बकरी की सबसे भारी नस्ल होती है, विशालकाय आकार की होती है। इसे जादुई बकरी के नाम से जानते हैं, जमुनापुरी जादुई के नाम से। जमुनापारी है, जमुनापारी को अपन जादुई के नाम से जानते हैं। नाक होता है वो रोमन नाक होता है, यानी कि तोतापुरी नस्ल होती है। उसके अलावा पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। जमुनापारी नस्ल के पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। इस नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। पशु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। सूखा प्रतिरोधी नस्ल है और द्विप्रयोजनी नस्ल है। 90 किलो का नर होता है, 60 किलो की मादा होती है। 363 से 544 किलोग्राम है वो प्रति लीटर ब्यात होता है। दूध उत्पादन होता है और 250 दिन का होता है ब्यात काल। अगली नस्ल है अपनी बर्बरी। कौन सी नस्ल है बर्बरी, पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश का सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र है। क्या पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश के सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र है। भारत में यूपी के एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान के भरतपुर, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल जिलों में पाई जाती है। कम जगह में बांधकर पालने के लिए उपयुक्त होती है और इसलिए इसको अपन सिटी गॉड के नाम से जानते हैं। जो बर्बरी नस्ल है उसको अपन सिटी गॉड के नाम से जानते हैं। कौन सी नस्ल को, बर्बरी नस्ल को सिटी गॉड के नाम से जानते हैं। सींग छोटे, सफेद त्वचा और लाल पीले धब्बे होते हैं। सींग छोटे होते हैं, त्वचा होती है वो सफेद होती है और लाल पीले धब्बे होते हैं। कान छोटे वो हिरनी जैसे होते हैं। 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार ब्याती है और एक बार ब्याने पर 2 जुड़वा बच्चे देती है। डेयरी बकरी के नाम से फेमस है। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद में अगली नस्ल आती है अपनी बीटल। बीटल की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो पंजाब का गुरुदासपुर जिला इसका उत्पत्ति स्थल है। बीटल का उत्पत्ति स्थल क्या है, पंजाब के गुरुदासपुर जिला। नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है। कान लंबे और सींग पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। जो बीटल होती है इसके कान लंबे होते हैं, सींग पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। दूध, मांस व अंडे दोनों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। शारीरिक विशेषताओं में इसको जमुनापुरी की समानता रखी जाती है। अपन बात करते हैं सानेन। सानेन का जो उत्पत्ति स्थल है वो स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी है। दूध की रानी या मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। जो सानेन नस्ल होती है इसको अपन मिल्क क्वीन के नाम से वो जानते हैं। नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। गर्मी सहन नहीं कर सकती है। यह सींग रहित नस्ल है। उसके बाद में अगली नस्ल आती है टोगनबर्ग। कौन सी नस्ल है स्टूडेंट्स, टोगनबर्ग। स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी है वो इसका उत्पत्ति स्थल है। इसको मिल्क चैंपियन के नाम से जानते हैं। टोगनबर्ग को किसके नाम से जानते हैं, मिल्क चैंपियन के नाम से जानते हैं। शरीर का रंग हल्का भूरा होता है। बकरी की सींग रहित नस्ल होती है। थूथन सफेद रंग की, वो चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। जो टोगनबर्ग होती है उसकी थूथन होती है सफेद रंग की और चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है और बकरी की दुधारू नस्ल है। उसके बाद में आता है इसका अंगोरा नस्ल। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 2613 किलोग्राम प्रति ब्याज होता है। अंगोरा नस्ल तुर्की या मध्य एशिया होती है। अंगोरा नस्ल के जो सफेद मुलायम बाल होते हैं उसे मोहैर ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सी ऊन, अंगोर नस्ल से मोहैर ऊन प्राप्त की जाती है। और दुग्ध उत्पादन होता है 1525 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। फिर अगली नस्ल है अपने सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल राजस्थान के सिरोही जिला उत्पत्ति स्थल होता है। कान पत्तीनुमा होते हैं, लंबे और लटके हुए रहते हैं। पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है और सिरोही नस्ल है वो कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त रहती है। फिर अपन बात करें जखराना नस्ल की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स, जखराना। जखराना तो जखराना नस्ल है ये अलवर जिले में पाई जाती है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो अलवर है। रंग गहरा काला होता है। शरीर पर घने व अधिक लंबे बाल पाए जाते हैं। इसका अयन सुविकसित होता है। दुग्ध उत्पादन 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। अब अपन बात करने वाले हैं भेड़ की नस्लों के बारे में। बकरी की नस्ल पढ़ ली, अब अपन बात करेंगे भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लों की बात करूं तो भेड़ का जो जूलॉजिकल नेम है वो है ओविस एरिस। क्या है स्टूडेंट्स, भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या है, ओविस एरिस।
ये अपन को ध्यान रखना है। गुणसूत्र 54 कुल बोविडी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का है अविका नगर मालपुरा के अंदर। कहा है? अविका नगर मालपुरा। भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर फतेहपुर के अंदर है। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर और ऊन उत्पादन में भारत का स्थान है वो प्रथम है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है भारत में। भेड़ को है परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम। और अपन बात करें तो भेड़ का जो चारा खाना है वो ग्रेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ग्रेजिंग। भेड़ द्वारा चारा खाने की क्रिया ग्रेजिंग कहलाती है। भेड़ से ऊन उतारने की क्रिया शेयरिंग कहलाती है। भेड़ों की जो नस्ल विश्व के अंदर नस्ल है वो 200 है। कितनी है स्टूडेंट्स? विश्व के अंदर भेड़ों की नस्ल है वो 200 है। और अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर 44 है। कितनी है? भारत के अंदर 44 है। भारतीय राजस्थान की मेरिनो किसको कहते हैं? मेरिनो को अपन जो चौगला नस्ल है उसको अपन भारतीय राजस्थान के मेरिनो के नाम से जानते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोरम हिसार के अंदर है। कहाँ है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोरम हिसार हरियाणा के अंदर है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है वो नेलोरी या आंध्र प्रदेशी नस्ल है। कौन सी है? नेलोरी नस्ल है। मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है वो है डेकनी नस्ल। कौन सी है? मटन के लिए जो सर्वोत्तम नस्ल काम में लेते हैं स्टूडेंट वो डेकनी नस्ल है। भारत में सर्वोत्तम कारपेट ऊन उत्पादक नस्ल बीकानेर या पुगल है। कौन सी है? जो पुगल नस्ल है वो कारपेट ऊन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी ऊन के लिए? कारपेट ऊन। कारपेट ऊन के लिए जो नस्ल प्रसिद्ध है वो कौन सी है? पुगल है। विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है वो लिनकॉलन नस्ल इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। भेड़ की गद्दी नस्ल को पहाड़ी क्षेत्र में बाहर ढोने के लिए काम में लेते हैं। मगरा नस्ल है ये बीकानेर, चूरू और नागौर में पाई जाती है। हिसार डेल है ये हिसार हरियाणा और बीकानेरी और मेरिनो का संकलन है। किसका? हिसार डेल है हिसार हरियाणा के अंदर पाई जाती है। बीकानेरी और मेरिनो का संकलन है। लोही है वो पाकिस्तान की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल होती है। और भेड़ों के विकास हेतु तो उपयुक्त जलवायु होती है वो शुष्क और शीतोष्ण होती है। कैसी होती है? शुष्क और शीतोष्ण होती है। कलोन द्वारा प्रथम तैयार भेड़ है वो है डोली। और कलोन द्वारा प्रथम जो गाय जो बकरी तैयार थी वो थी नूरी। और गाय की अगर अपन बात करें तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था गंगा। भेड़ों के वर्गीकरण की बात करूं तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र की है जो कश्मीरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की पहाड़ियों के क्षेत्र में बकरवाल, गुरेज और रामपुर बुसाइर पाई जाती है। पश्चिमी और शुष्क क्षेत्रों की अपन बात करें तो इसमें मालपुरा, मारवाड़ी, सोनारी, पुगल, जैसलमेरी, नाली, अवी बस्तर, अवी काली, चौकला और मगरा नस्लें पाई जाती है। दक्षिण पठारी क्षेत्रों की बात करें तो डेक्कनी, नेलोरी, हसन, रायनंद, ट्रिची ब्लैक, कोयमटूर, मंड्या ये नस्लें पाई जाती है। और अगर अपन पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसमें है वो छोटा नागपुरी और शाहबादी नस्लें पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं विदेशी नस्लों की। तो विदेशी नस्ल मेरिनो है वो स्पेन में पाई जाती है। क्रांकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है मध्य एशिया। जो लिकोलन नस्ल है ये इंग्लैंड में पाई जाती है। डॉर्सेट नस्ल इंग्लैंड की है। और रेम्बुलेट नस्ल है वो फ्रांस में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन मेरिनो की। तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थल है वो स्पेन है। राजस्थान के टोंक और जयपुर सीकर जिलों में पाई जाती है। शेखावटी क्षेत्र और जयपुर टोंक में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्लें ऊन होती है वो सर्वोत्तम कोमल और अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है वो मेरिनो नस्ल की होती है। इसके मादा सींग रहित होते हैं और नर में है वो घुमावदार सींग पाई जाती है। पैर में खुर तक संपूर्ण बालों से ढका रहता है। गर्दन व कंधों पर झुर्रियां व सलवटें पाई जाती है। विश्व की 80% जो ऊन है वो इसी नस्ल और इसी नस्ल की जो संकरण से विकसित नस्ल है उनसे प्राप्त की जाती है। अब अपन बात करते हैं चौखला। चौखला, सापड़ या शेखावटी नस्ल। कौन सी नस्ल स्टूडेंट्स? चौखला, सापड़ या शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र जो सीकर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थल है। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर में पाई जाती है। इसको राजस्थान या भारत की मेरिनो कहते हैं। रंग सफेद होता है परंतु मुंह होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है। सींग रहित नस्ल होती है और शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार होता है। इसकी नाक होती है रोमन और चेहरा ऊन रहित होता है। कम दूध मिलने के कारण होती है मेमने कमजोर व मृत्यु दर अधिक होती है। क्या? कम दूध मिलने के कारण मेमने कमजोर, इसकी मृत्यु दर अधिक होती है।
ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। महीन मध्यम से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। इसके ऊन से वो कालीन, लोई, कंबल, जर्सी ये बनाए जाते हैं। फिर अपनी आती है ऊन उत्पादन होती है वो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ष होती है। अगली अपनी नस्ल है करांकुल। कौन सी नस्ल है स्टूडेंट्स? करांकुल। करांकुल की मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया है। मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है और इस नस्ल के जो पेल्ट के लिए पाली जाती है, मुख्य रूप से किसके लिए पाली जाती है? करांकुल नस्ल है जो पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट का उपयोग है वो टोपी, सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाने में काम में करते हैं। पेल्ट क्या होती है? जो करांकुल नस्ल के मेमने होते हैं उनको कम उम्र में मारकर जो गुगराली ऊन प्राप्त की जाती है उसको अपन करांकुल कहते हैं। अगली नस्ल है स्टूडेंट्स अपने मालपुरा। कौन सी नस्ल है? मालपुरा। मालपुरा की मैं बात करूं तो ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। मैदानी और पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है। मांस हेतु है वो मालपुरा नस्ल उपयुक्त होती है। ऊन मोटी और निम्न श्रेणी की होती है। नमदे और गलीचे बनाने में काम में लेते हैं अपन। 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन उत्पादन होता है। फिर अपन बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल की। जैसलमेरी नस्ल की मैं बात करूं तो उत्पत्ति स्थान जैसलमेर है। जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। जैसलमेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान जैसलमेर है। जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। ऊन है साल में 2 बार काटी जाती है और विपरीत परिस्थितियों में यह 3 से 4 दिन है वो बिना पानी पिए रह सकती है। राजस्थान में सबसे लंबी और भारी नस्ल है वो कौन सी है? जैसलमेरी है। अगली नस्ल है अपनी मारवाड़ी। मारवाड़ी या पाली जोधपुर, नागौर, सिरोही में पाई जाती है। राजस्थान के अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे अधिक स्वस्थ रहती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। कान छोटे व मुड़े हुए रहते हैं। टांगे पतली व लंबी होती है। फुर्तीली होती है और लंबा सफर तय करने वाली नस्ल होती है। उसके बाद में बात करूं तो इस नस्ल के भोजन के अभाव में पड़ोसी राज्यों में यह गमन करने के लिए तैयार रहती है। अब अगली नस्ल है सोनारी। सोनारी नस्ल है वो उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर का उत्पत्ति स्थान है। कान लंबे और चरते समय जमीन के सट जाते हैं। यह त्रिप्रयोजनी नस्ल है। सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है भेड़ के अंदर सोनारी नस्ल। अपन अगली नस्ल है नाली। नाली नस्ल है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थल भी हनुमानगढ़ और गंगानगर ही है और पीले रंग की ऊन है वो इससे प्राप्त की जाती है। ऊन उत्पादन है वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ष है। अब अपन बात करते हैं संकर नस्ल की। संकर नस्ल में एक आती है अविवस्त्र। लेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो नर और चौकला मादा के संकरण से विकसित की गई है। अविवस्त्र है जो मेरिनो नस्ल का जो नर था और जो अपने चौकला की जो मादा थी उसके संकरण से विकसित की गई है। मेमनों में सर्वाधिक जन्म दर होती है। बारीक किस्म की ऊन है वो प्राप्त की जाती है। CSWI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई है। 2 से 4 किलोग्राम ऊन अपन को प्रति वर्ष प्राप्त होती है। अभी कालीन है यह रेमुलेट नस्ल के नर और मालपुरा के संकरण से विकसित की गई है। मेमनों की जो जन्म दर होती है वो 81% होती है और इसमें टपिंग परसेंटेज होता है वो 97% होता है। टपिंग की बात करूं तो भेड़ में जो जनन की क्रिया होती है वो टपिंग होती है। ये भी है CSWRI टोंक के द्वारा विकसित है। तो ये हो गई अपने भेड़ की नस्लें। अब अपन बात करेंगे मुर्गियों की नस्लें। किसकी बात करेंगे? पोल्ट्री की। किसकी बात करने वाले स्टूडेंट्स? अब अपन बात करेंगे पोल्ट्री की नस्लें कि मुर्गियों की प्रमुख रूप से कौन कौन सी नस्लें हैं उनकी अपन है वो बात करेंगे। मुर्गी की बात करें स्टूडेंट्स तो मुर्गी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो गैलस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? मुर्गी का जूलॉजिकल नेम होता है। अपन मुर्गी की बात कर रहे थे और मुर्गी के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो वो होता है गैलस डोमेस्टिका। क्या होता है स्टूडेंट्स? गैलस डोमेस्टिका। मुर्गी का जूलॉजिकल नेम होता है गैलस डोमेस्टिका। इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 78 होते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? मुर्गी के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 78 होते हैं। और इसका जो फैमिली होती है वो होती है फैसियोनिडी। कौन सी होती है? फैमिली होती है वो होती है फैसियोनिडी। फैसियोनिडी या जिसको अपन है वो गैलचिडी के नाम से भी है वो जानते हैं। मुर्गी वर्ग में कुक्कुट के अलावा भी पक्षी आते हैं जिन्हें अंडा व मांस, जिनसे अपन को अंडा और मांस की प्राप्ति होती है, जैसे बतख, काल हंस, कबूतर, टर्की, बटेर आदि आते हैं।
राजस्थान में अजमेर जिला पोल्ट्री या मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन में प्रथम है। क्या स्टूडेंट्स, राजस्थान का जो अजमेर जिला है वो पोल्ट्री के अंदर और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अंडे से चूजे निकलने का समय होता है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? अंडे से चूजे निकलने का समय होता है वो 21 दिन का होता है। लेकिन जो टर्की मुर्गी होती है, इस टर्की मुर्गी के अंदर होता है 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? राज अंडे से मुर्गी के अंडे से जो चूजे निकलते हैं वो 21 दिन में निकल जाते हैं, लेकिन टर्की मुर्गी के अंदर है वो 28 दिन से निकलते हैं। देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन 120 अंडे प्रति वर्ष होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? देसी मुर्गियां 120 अंडे होती है वो प्रति वर्ष है, वो इसकी औसत उत्पादन क्षमता होती है प्रति वर्ष। और अपन बात करें तो विदेशी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष होते हैं। विदेशी मुर्गियों की अपन बात करें तो 240 होते हैं और देसी मुर्गियों की अंडा उत्पादन क्षमता होती है वो 120 अंडे होती है। अंडे का जो औसत भार होता है वो 50 से 60 ग्राम होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? अंडे का औसत भार 50 से 60 ग्राम होता है, जिसके अंदर 34 ग्राम संवेदक पदार्थ होता है और 18 ग्राम जर्दी होती है। अंडे का जो पीलापन होता है वो जेंथोफिल वर्ण के कारण होता है। अंडे का पीलापन, अगर अपन अंडे के पीलापन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अंडे का पीलापन किसके कारण होता है? जेंथोफिल वर्ण के कारण होता है। जेंथोफिल, जो जेंथोफिल वर्णक होता है, जेंथोफिल वर्ण के कारण अंडे का पीलापन होता है। अंडे का औसत भार होता है वो 50 से 60 ग्राम होता है। तो मुर्गी के अंडे का कवच होता है वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है स्टूडेंट्स? मुर्गी के अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मुर्गी का अंडा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक अंडे से लगभग 80 कैलोरी ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है। अगर अपन एक अंडे को खाते हैं तो मुर्गी के एक अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 80 कैलोरी ऊर्जा है अपन को प्राप्त होती है। मुर्गी के अंडे से 80 किलो कैलोरी अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता की जांच के लिए कैंडलिंग द्वारा की जाती है। कब करते हैं? मुर्गी के अंडे की जो गुणवत्ता होती है, मुर्गी के अंडे की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता की जांच अपन कब करते हैं स्टूडेंट्स? तो कैंडलिंग के द्वारा की जाती है। कैंडलिंग, मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता की जांच है वो कैंडलिंग के द्वारा की जाती है। वो कब करते हैं? 7वें और 14वें दिन करते हैं। कब करते हैं? 7वें और 14वें दिन में करते हैं। मुर्गी में अंडे सहने का उपयुक्त समय होता है वो फरवरी मार्च माह होता है। कब होता है? मुर्गी के अंदर फरवरी और मार्च माह के अंदर है वो अंडे सहे जाते हैं। अंडे सहने का उपयुक्त समय होता है फरवरी मार्च। उसके बाद में मुर्गी के मांस को सफेद मांस या चिकन कहते हैं। जो मुर्गी का मांस होता है स्टूडेंट्स, उस मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सफेद मांस कहते हैं। यहाँ फिर अपन इसको है वो चिकन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चिकन। मुर्गी के मांस को सफेद मांस या चिकन के नाम से वो जाना जाता है। फिर अंडे देने वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है। क्यों करती है? जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है वो लेयर्स कहलाती है। वो अपन एक पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी था कि अंडे देने वाली मुर्गियां होती है वो लेयर्स कहलाती है और 5 माह में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। कब अंडे प्रारंभ करती है? 5 माह के अंदर वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। मांस उत्पादन वाली मुर्गियां को बॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे मुर्गियां जो मांस उत्पादन के लिए काम में की लाई जाती है उनको अपन बॉयलर कहते हैं। मांस उत्पादन वाली मुर्गियां कौन सी मुर्गियों क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपन मांस उत्पादन वाली मुर्गियों को बॉयलर कहते हैं। बॉयलर, बॉयलर होती है वो क्या होती है? मांस उत्पादन वाली मुर्गियां होती है। क्या होती है? मांस उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? बॉयलर कहलाती है। और 2 माह में या 6 से 8 सप्ताह के अंदर मुर्गियों से मांस उत्पादन हो जाता है। मुर्गियों का बंधियाकरण कैपोनाइजेशन कहलाता है। यह भी अपन पढ़ गए कि कैपोनाइजेशन क्या होता है? मुर्गियों का बंधियाकरण होता है। और बंधियाकृत नर मुर्गे को क्या कहते हैं? कैपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपेन। कैपेन क्या होता है? बंधियाकृत नर मुर्गा होता है। कृत्रिम रूप से अंडे सहने हेतु इंक्यूबेटर मशीन का तापमान है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखती है। इंक्यूबेटर मशीन, जो इंक्यूबेटर मशीन होती है, इस इंक्यूबेटर मशीन का उपयोग कहाँ करते हैं? कृत्रिम रूप से अंडे सहने के लिए वो करते हैं और इसका तापमान है वो कितना रखते हैं? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो रखा जाता है। अंतिम 3 दिन का तापमान है वो 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। कितना रखते हैं? 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कम तापमान से दुर्गंधित चूजे पैदा होते हैं। कम तापमान अगर रखते हैं अब तो क्या होते हैं? दुर्गंधित चूजे पैदा होते हैं।
इंक्यूबेटर मशीन की आर्द्रता वो 60% रखी जाती है। कितनी रखते हैं? इंक्यूबेटर मशीन की आर्द्रता 60% रखी जाती है। एक वयस्क व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन वयस्क व्यक्ति को कितनी आवश्यकता रहती है? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, जिसमें से 20 ग्राम प्रोटीन है वो एनिमल जनित होना चाहिए, पशु जनित होना चाहिए। मुर्गी की औसत उम्र होती है वो 4 वर्ष होती है। कितनी होती है? 4 वर्ष। मुर्गी की औसत उम्र की अपन बात करें तो मुर्गी की औसत उम्र कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4 वर्ष होती है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की अपन बात करें तो ये कहाँ पर है? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फोरम कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फोरम कहाँ पर है स्टूडेंट्स? मुंबई के अंदर है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है? 14 से 16 घंटे होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता 14 से 16 घंटे होती है। मुर्गियों के शरीर में अंडा बनने में कितना समय लगता है? तो 24 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? मुर्गियों के शरीर में अंडा बनने के लिए 24 आवर्स से वो लगते हैं। मुर्गियों के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? गिजार्ड होता है। कौन सा होता है? गिजार्ड। गिजार्ड या जिसको अपन पेश नहीं बोलते हैं, ये गिजार्ड और पेश नहीं होता है, वो भोजन को पीसने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है स्टूडेंट्स? गिजार्ड और पेश नहीं होती है, ये भोजन के पीसने का कार्य करती है। ये मुर्गियों के अंदर सबसे बड़ा अंग होता है। उसके अलावा अपन बात करें कि अंडे से चूजे निकलने में कितना, अंडे से चूजे निकलने के 36 घंटे तक उसको आहार नहीं देना चाहिए। जब अंडे से चूजा निकलता है तो उसके 36 घंटे तक उसको आहार नहीं देना चाहिए। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। और भारत के अंदर ऑर्निथोलॉजी को जनक किसके मानते हैं? डॉक्टर सलीम अली को मानते हैं। अंडे सेने की कृत्रिम विधि इंक्यूबेटर में एक साथ 3000 अंडे सहे जाती है। 3000 अंडे। जो अंडे सेने की कृत्रिम विधि है इंक्यूबेटर, जिसका तापमान अपन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं, उससे एक साथ में 3000 अंडे सहे जाते हैं। प्राकृतिक विधि से एक कुड़क मुर्गी है वो 8 से 10 अंडे सहती है। प्राकृतिक विधि से बात करें तो एक जो मुर्गी होती है वो लगभग 8 से 10 अंडे है वो सहने का कार्य करती है। चूजों या मुर्गियों में एक दूसरे को पक्षी जो चोंच मारकर घायल करने की जो प्रक्रिया होती है वो कैनाबोलिज्म होती है, NaCl की कमी के कारण होती है। अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? ल्यूकोसिस होती है। ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस बीमारी कौन सी होती है? क्या किसको कहते हैं? कि अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी ल्यूकोसिस होती है। मुर्गी घर का बिछावन लिटर कहलाता है। और मुर्गियों में विटामिन ए तथा रेशे की पूर्ति के लिए हरा चारा, रिजका, बरसीम, पालक आदि देते हैं। मुर्गियों में मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है पेरोसिस। मैग्नीज, Mn की कमी से कौन सा रोग होगा स्टूडेंट्स? पेरोसिस होगा। कौन सा होगा? पेरोसिस। ये अपन को ध्यान रखना है कि मुर्गियों के अंदर मैग्नीज Mn की कमी से है वो पेरोसिस होता है, और जिंक की कमी से पैराकीटोसिस होता है। मुर्गियों के अंदर जिंक की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? पैराकीटोसिस। पैराकीटोसिस रोग होगा। अंडों से चूजे प्राप्त करने के लिए मुर्गे का अनुपात कितना रखते हैं? 10:1 रखते हैं। 10 मुर्गियों पर अंडा से चूजे प्राप्त करने के लिए मुर्गी और मुर्गे का अनुपात है अपन 10:1 रखते हैं, यानी 10 मुर्गियों पर एक नर मुर्गा रखा जाता है। खाने वाले अंडे या जो अनिषेचित अउर्वर अंडे होते हैं वो इनफर्टाइल एग होते हैं, और जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे वो चूजे प्राप्त करते हैं। खाने वाले अंडे होते हैं अनिषेचित होते हैं, और जो चूजे प्राप्त किए जाते हैं वो निषेचित अंडे होते हैं। प्रताप धन AICRP MPOT उदयपुर द्वारा ग्रामीण मुर्गी पालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 उद्देश्य वाली मुर्गी की एक नस्ल विकसित की गई है। ब्रूडर घर में अधिकतम तापमान पर चूजे किनारों की तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपन मुर्गी के मांस में पाए जाने वाले अवयव। मुर्गी के मांस में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 to 80% होती है। कितनी होती है? 65 to 80% है वो जल की मात्रा होती है। 80%। उसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो मुर्गियों के अंदर प्रोटीन होता है वो 16 से 22% होता है। मुर्गियों के अंदर वसा की बात करें मांस के अंदर तो मुर्गियों के मांस में वसा होती है वो होती है 1.5 से 13%। खनिज लवण 0.65 से 1% होता है। कार्बोहाइड्रेट 0.5 से 1.5% होता है। उसके बाद में अपन अब बात करते हैं नस्लों की। तो उपयोगिता के आधार पर अंडे उत्पादन वाली नस्लें कौन सी है? लैंगहॉर्न, मिनोरका,
एनकोना नस्ल होती है, ये अंडा उत्पादन वाली होती है। मांस उत्पादन वाली नहीं होती है, वो ब्राह्म, ससेक्स, लैंगसेन ये होती है। द्विप्रयोजनी नस्लों की बात करें तो डॉर्किंग, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड नस्लें होती हैं। अब अपन बात करते हैं व्हाइट लैंगहॉर्न की। तो व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल कहाँ की है? इटली की है। कहाँ की है स्टूडेंट्स? व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल है ये अपने इटली की है। व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल कहाँ की है? इटली की है। और अमेरिका में इसका आगमन है 1835 में, और भारत के अंदर ये 1920 के अंदर है वो आई थी। मेडिटेरियन वर्ग की सबसे अच्छी नस्लें, अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्लें। और पक्षी आकार में छोटे और क्रियाशील होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, पूंछ सदैव नीचे की तरफ झुकी रहती है, पैर छोटे और पंख रहित होते हैं, रंग सफेद होता है परंतु टांग और जो चोंच होती है वो पीले रंग की होती है। फिर अंडा उत्पादन की बात करें तो 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष होता है। 240 से 260 अंडे। उसके बाद में अगली नस्ल है रोड आइलैंड या रोड आइलैंड रेड या अमेरिका नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? अमेरिका है। शरीर लंबा और आयताकार होता है। यह नस्ल मलाई गेम, लैंगहॉर्न तथा एशियाटिक मूल नस्लों के संग्रहण से विकसित की गई है। जो रोज कलंगी वाले पक्षी होते हैं ये लोकप्रिय होती है। इसका जो अंडे का रंग होता है वो भूरा होता है, पंखों का रंग होता है भूरा या काला होता है, लाल होता है। द्विप्रयोजनी नस्ल है अंडा या मांस उत्पादन के लिए। उसके बाद में अपने आती है रेड कॉर्निश नस्ल। रेड कॉर्निश नस्ल ये इंग्लैंड की नस्ल है। कहाँ है? इंग्लैंड की नस्ल है। असील और मलाया तथा इंग्लिश की लड़ाकू नस्लें होती है, उनसे विकसित की गई है। मुर्गियों के कंधे दूर दूर होते हैं। कलंगी मटर के किस्म की होती है, पीकॉम जिसको अपन बोलते हैं। मांस के लिए प्रसिद्ध है और त्वचा का रंग पीला होता है। पसीना चौड़ा और सीना होता है वो चौड़ा तथा उभरा हुआ रहता है। उसके बाद में अगली नस्ल आती है प्लाई माउथ रॉक। प्लाई माउथ रॉक होती है, ये अमेरिका की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है स्टूडेंट्स? अमेरिका की। ये मुर्गी आकार में बड़ी होती है, मांस उत्तम कोटि का और अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। ब्रॉयलर हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। शरीर अधिक चौड़ा तथा कम लंबा होता है। इसके मादा मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और मीनार का होती है, ये स्पेन की नस्ल है। कहाँ की है स्टूडेंट्स? स्पेन की नस्ल है। इसकी कलंगी सीधी और नोक 6 नोक वाली होती है। कलंगी सीधी और 6 नोक वाली होती है। आकार में सबसे छोटी नस्ल है। अंडा उत्पादन होता है 150 अंडे प्रति वर्ष। उसके बाद अगर अपन भारतीय नस्लों की बात करें तो इसमें असील आती है। यह मुर्गियों की लड़ाई और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसको गेम बर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गेम बर्ड। मांस स्वादिष्ट होता है। कड़कनाथी नस्ल या काली मासी नस्ल पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका जो मांस होता है वो दोनों काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? मांस और जो शरीर होता है वो दोनों काले रंग का होता है। अंडा और मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। अंडा उत्पादन 80 अंडे प्रति वर्ष होती है। मांस में प्रोटीन होता है वो 25% से अधिक होता है। घांगस की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। इसके पैरों पर छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं। ये अधिक साहसी नस्ल होती है। रंग भूरा काला होता है। चटगांव की बात करें तो ये मेघालय, त्रिपुरा में पाई जाती है। मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है और भूरा तथा पीला है रंग इसका। अब अपन बात करते हैं सुअर की नस्लें। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? सुअर की नस्लों की बात करेंगे अपन। तो अगर मैं सुअर की नस्लों की बात करूं तो सुअर का जो फैमिली होती है वो कौन सी है? सुएडी है। फैमिली कौन सी है सुअर की? सुअर की जो फैमिली होती है वो स्टूडेंट सुएडी है। कौन सी है? सुएडी। ये अपन को ध्यान रखना है। सुअर की फैमिली होती है स्टूडेंट सुएडी होती है। सुअर का जो ऑर्डर होता है ये ऑर्टियोडेक्टाइल होता है, ये तो अपन को पूछेंगे नहीं। और जीनस सस और स्पेसीज डोमेस्टिकस होती है, यानी कि इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है सस डोमेस्टिकस। क्या होता है स्टूडेंट्स? सस डोमेस्टिकस। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि सुअर का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? सस डोमेस्टिकस होता है। वैज्ञानिक नाम होता है सस डोमेस्टिकस और इसका कुल होता है वो होता है सुएडी। इसमें गुणसूत्र संख्या होती है वो होते हैं 38। सुअर के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं स्टूडेंट? सुअर के अंदर गुणसूत्र 38 होते हैं। वर्तमान में भारत में सुअरों की नस्लें कितनी है? 14 है। भारत के अंदर सुअर कितने नस्लें? 14 नस्लें। कितनी है? 14 नस्लें वो सुअर की है। घुंघरू, निहंग मेगा, जोवाक, तेनिवो, अंगोरा या गोन, निकोबार, डूम, घुर्रा, त्रिपुरा, प्रेनुआ, बांधा सुअर, मणिपुरी काला सुअर,
अंडमानी सुअर, चांबिल सुअर, वॉक चांबिल सुअर, ये है सुअर की 14 नस्लें। इसका वैज्ञानिक नाम जूलॉजिकल में वो है सस डोमेस्टिकस, गुणसूत्र 38 है और कुल है वो स्वीडी है। अब अपन इसकी सामान्य इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि सुअर का समूह है वो फ्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? सुअर का समूह है वो फ्लॉक या ड्रू कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लॉक या ड्रू। सुअर का समूह फ्लॉक या ड्रू कहलाता है। सुअर के जो मादा सुअर होती है उसको सा बोलते हैं, जो सुअरटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सा बोलते हैं। और जो नर सुअर होता है उसको अपन बोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुअरडा होता है उसको अपन बोअर बोलते हैं। सुअर में मध्य चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? मध्य चक्र 21 दिन का होता है। और मध्य काल होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। कितना होता है? मध्य काल 2 से 3 दिन का होता है। और सुअर के अंदर जो मैथुन क्रिया होती है उसको अपन कपलिंग बोलते हैं। सुअर की मैथुन क्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सुअर की मैथुन क्रिया को अपन कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें वयस्क नर को बोर या बोर बोलते हैं, मादा को सौ बोलते हैं। सुअर का गर्भकाल होता है वो 114 दिन का होता है। सुअर का गर्भकाल कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? 114 दिन का होता है। सुअर का जो नवजात होता है वो पिगलेट होता है। क्या होता है? सुअर के नवजात को अपन पिगलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पिगलेट। सुअर का जो छोटा सुअर बच्चे होता है उसको अपन पिगलेट कहते हैं। सुअर का जो मांस होता है वो पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्क। जो सुअर का कच्चा मांस होता है, सुअर का कच्चा मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। और जो सुअर का बिकॉन या जो नमकीनी मांस होता है, पका हुआ मांस होता है, उसको अपन है वो बिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिकॉन। बिकॉन क्या होता है? सुअर का नमकीनी या पका हुआ मांस होता है। सुअर का जो बंध्याकृत नर होता है उसको अपन हॉन्ग या स्टेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉन्ग या स्टेग। सुअर का बंध्याकृत नर होता है उसको हॉन्ग या स्टेग बोलते हैं। और सुअर का जो आवास होता है उसको अपन स्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टे। तो अपन ने अपने जो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक जो पशुधन की जो मुख्य नस्लें हैं उनके बारे में बात कर ली। अब अपन आगे नेक्स्ट बात करेंगे इनके रोगों के बारे में। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? रोगों के बारे में। पशु तथा मुर्गियों के अंदर जो प्रमुख रोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और वैक्सीनेशन की बात करेंगे। पशुओं में अगर अपन जीवाणु जनित रोगों की बात करें तो जीवाणु जनित रोग एंथ्रेक्स, लंगड़ी, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी या ब्लैक क्वार्टर, गलघोंटू, फिडकिया, थनैला, निमोनिया, क्षय रोग जिसको अपन टीबी भी कहते हैं, ब्रुसेलोसिस, टिटनस और सफेद दस्त, ये होते हैं जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से? एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, गलघोंटू, फिडकिया, थनैला, निमोनिया, क्षय रोग या जिसको टीबी बोलते हैं, ब्रुसेलोसिस, टिटनस और सफेद दस्त होते हैं। उसके बाद में अपन अगर विषाणु जनित रोगों की बात करें स्टूडेंट्स तो विषाणु जनित रोगों में पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट, खुरपका, मुंह पका, एफएमडी, अड्डेया, रेबीज या पागलपन और स्वाइन फीवर होते हैं। ये विषाणु जनित रोग होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें मुर्गियों के जानवरों के अंदर प्रोटोजोआ जनित रोग, कौन से रोग? प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो इसमें टिक फीवर, जूं पर कॉपी, सू, माइट्स ये होते हैं। और अंत परजीवी की बात करें तो इसमें फीताकृमि, एस्केरिस, गोलकृमि या सर्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग होता है। ये ऊंट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ऊंट के अंदर होता है। ऊंट अपने सिलेबस में नहीं है तो इस रोग को भी नहीं पढ़ेंगे अपन। फेसियोलाइसिस, थैलोसियोसिस और लाल पेशाब ये होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग और आंतरिक प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद में बात करें उपापचय जनित रोग, जो उपापचय क्रियाओं के द्वारा होता है तो इसमें दुग्ध जवर, कीटोसिस होता है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में गड़बड़ी के कारण होता है। जन्मजात रोग होता है वो फ्री मार्टिन होता है। फ्री मार्टिन क्या होता है कि जब नर व मादा एक साथ जुड़वा होते हैं तो मादा बच्चा हमेशा बांझ होगा। क्या होगा कि जब नर और मादा किसी भी जानवर के वो अगर जुड़वा हो जाते हैं साथ में तो इसमें मादा बच्चा होगा वो कैसा होगा? बांध होगा या स्टरलाइज होगा। अब बात करते हैं अपन विषाणु जनित रोगों में। पहला रोग अपना है पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट। ये इंपॉर्टेंट रोग है। विषाणु जनित रोगों में पहला रोग कौन सा है? पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट। इसको माता पोकनी, शीतला माता, पशु प्लेग, मारामारी या मन रोग के नाम से जाना जाता है। माता
पोकनी, शीतला माता, पशु प्लेग, मारामारी या मन रोग के नाम से इस रोग को जाना जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो जो पशु प्लेग है अपना, इसका जो रोग कारक है वो है सनने योग्य वायरस। क्या है? सनने योग्य वायरस या सनित वायरस है। इस वायरस को सर्वप्रथम निकोली नामक वैज्ञानिक ने 1909 में देखा था। किसने देखा था स्टूडेंट्स? निकोली नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर 1902 के अंदर वो देखा था। कब देखा था? 1902 के अंदर देखा था। इसका जो प्रभावित अंग होता है, संपूर्ण आहार नाल प्रभावित होती है। कौन सा? जो पोकनी होता है, इससे संपूर्ण आहार नाल है वो प्रभावित हो जाती है। जुगाली करने वाले पशुओं में सर्वाधिक होता है और रोगी पशुओं में 80 to 100% क्या हो जाती है? मृत्यु दर हो जाती है। मैदानी भागों में 20 से 40% मृत्यु दर होती है। यह है शुष्क मौसम में सर्वाधिक होता है। शुष्क मौसम के अंदर सर्वाधिक प्रकोप होता है। आंख, नाक, मुंह और मुंह से क्या आता है? पानी गिरना, वो लाल होना शुरू हो जाती है। इनके लक्षण है कि आंख, नाक, मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा बात करें तो तेज बदबूदार दस्त आएगी। क्या आएगी? तेज बदबूदार या पिचकारीदार दस्त आएगी। गोबर में रक्त आना आता है, इसे पोकनी माता के नाम से जाना जाता है। गोबर के अंदर क्या है? खून आएगा, इसलिए इसको पोकनी माता के नाम से जानते हैं। ज्ञाबिन पशुओं का गर्भपात हो जाता है। शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है और रोगी पशु की 4 से 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। और अपन बात करें तो प्लेग रक्षक देवता है वो कौन से? बाबूजी राठौड़ है। अब अपन बात करते हैं इसके रोकथाम की बात करें तो पहला वायरस है जो टीका लगाते हैं वो लगाते हैं बकरी गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन लगाते हैं। जीटीवी वैक्सीन की बात है स्टूडेंट तो ये इसको है वो एडवर्ड ने 1926 के अंदर खोजा था। किसने खोजा था? 1926 के अंदर एडवर्ड ने IVRI के अंदर है इसकी खोज की थी। और भारत के अंदर है वो सर्वाधिक प्रयोग करने वाला जो वैक्सीन है वो जीटीवी है और इसकी प्रतिरक्षा होती है वो 7 वर्ष होती है। कितनी होती है? 7 वर्ष होती है। उसके बाद में जो अपना अगला वैक्सीन आता है वो आता है लेपिनाइड वायरस वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन है स्टूडेंट्स? लेपिनाइड वायरस वैक्सीन है। ये खरगोश से प्राप्त होता है। चीन में इसका प्रयोग करते हैं और प्रतिरक्षा होती है वो 5 वर्ष होती है। उसके बाद में अगला है पक्षीय वायरस वैक्सीन। ये मुर्गी के अंडों से प्राप्त होता है, विदेशों में प्रयोग करते हैं और इसकी प्रतिरक्षा होती है 5 वर्ष होती है। उसके बाद में अपन बात करें आरपी वैक्सीन। आरपी वैक्सीन होती है ये 3 वर्ष में एक बार है वो प्रयोग में लाया जाता है। टीकाकरण का समय होता है वो जनवरी फरवरी माह के अंदर होता है। क्या होता है? जनवरी फरवरी माह के अंदर होता है। पशु प्लेग उन्मूलन योजना है वो 1 अक्टूबर 1954 को है MI स्कीम के तहत लाई गई। 1 अक्टूबर 1954 को है वो MI योजना के तहत है वो शुरू किया गया। भारत में यह पूर्णतः रोकथाम कर ली गई है इस पशु प्लेग की। 25 मई 2006 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को इस बीमारी से मुक्त कर दिया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन योजना 8 अगस्त 2011 को प्रारंभ की गई 8 अगस्त 2011 को। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर अपन ने है वो मुख्यतः जो अपनी नस्लें हैं, पशुधन नस्लें और पोल्ट्री नस्लें, उनके बारे में बात की थी। उसके अलावा अपन ने रोग है वो शुरू कर दिए। जीवाणुओं से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, उन सब रोगों के नाम अपन ने देख लिए और उसमें अपन ने एक पशु प्लेग को पढ़ लिया है। उससे आगे के रोग है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मुझे आशा है ये आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।